दोस्तों मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका आपने एग्रीमेंट करवा लिया है। एग्रीमेंट देने के बाद उसको पेश की अमाउंट भी दे दिया है और अब आपने जो समय लिया था वो समय पूरा होने के बाद आप उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं और आपका सेलर जिसने आपको प्रॉपर्टी को बेचा था वो आपको रजिस्ट्री कराने से मना कर देता है या टाल मटोल करता है या बहानेबाजी करता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? दोस्तों इस तरह की फ्रॉड और गलतियां काफ़ी प्रॉपर्टी फील्ड में होने लगी हैं। इस तरह के कई विवाद कोर्ट में भी गए हैं और कई तरह की इस तरह की डील करने के बाद लोग प्रॉपर्टी की डील पूरी करने से मुकर जाते हैं। कई बार प्रॉपर्टी को बेचने वाला मुकर जाता है, कई बार प्रॉपर्टी को जिसने खरीदा है वो बहानेबाजी करता है, वो टाल मटोल करता है और वो उस डील को मानने से इनकार करता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एग्रीमेंट टू सेल यानी कि सेल एग्रीमेंट या बेचानामा जो बोलते हैं वो आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। और सेल एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, सेल एग्रीमेंट में क्या क्या नोट करना चाहिए, क्या क्या उसमें शर्तें लिखनी चाहिए, सेल एग्रीमेंट का प्रारूप क्या होना चाहिए और वो मजबूत और पावरफुल कैसे हो सकता है, इन तमाम बातों के लिए मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी सेल एग्रीमेंट से संबंधित 2-3 वीडियो डाल रखे हैं। आप मेरी टाइमलाइन में जाकर उन वीडियो को देखेंगे तो सेल एग्रीमेंट से संबंधित काफ़ी बातें आपको नॉलेज में जरूर आ जाएगी। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते टाइम जो शर्तें लिखी जाती है उसके तहत सेल एग्रीमेंट को निष्पादित करवाया जाता है। और सेल एग्रीमेंट 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कि एक सेल एग्रीमेंट जितनी वैल्यू में आपकी कोई डील तय हुई है उस डील का टोटल वैल्यू का एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, उसमें पेशगी अमाउंट दिया जाता है और बाकी के अमाउंट के लिए 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 3 महीने का टाइम उसमें जैसे दोनों पार्टियों में शर्तें तय होती है उसके अनुसार उसमें समय डाला जाता है और उसके बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा दी जाती है। दूसरा सेल एग्रीमेंट होता है बैंक लोन के लिए। तो टोटल डील के अलावा एक डीएलसी वैल्यू या सर्किल रेट का एक एग्रीमेंट निष्पादित करवाया जाता है और उसमें मिनिमम अमाउंट एडवांस के तौर पर शो करके बाकी का अमाउंट का टाइमिंग डालकर बैंक लोन के लिए उस एग्रीमेंट को बैंक लोन में दिया जाता है। और तीसरा एग्रीमेंट वो होता है कि उसमें टोटल वैल्यू एक ही दिन शो की जाती है और उस सारी वैल्यू का एक एग्रीमेंट अलग से बनाया जाता है और डीएलसी वैल्यू का अलग से एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और फर्स्ट एग्रीमेंट को एट ए टाइम रजिस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो दोस्तों दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत उस वक्त आती है जब आपने कोई एग्रीमेंट किया हो, उस प्रॉपर्टी का आपने एडवांस के तौर पर कुछ पैसा दिया हो, बाकी का पैसा देने के लिए आपने टाइम लिया हो और उस टाइम के गुजरने के बाद जब आपका रजिस्ट्री करवाने का टाइम आता है तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट होता रहता है, बूम भी आता रहता है, प्रॉपर्टी की रेटें भी बढ़ती रहती है। तो कई बार प्रॉपर्टी की रेट ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो ऐसे में बेचने वाले के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की रेट रजिस्ट्री करवाने के टाइम बढ़ चुकी होती है तो वो उस वक्त फिर उस प्लॉट की या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने में आनाकानी करता है। तो अब चूंकि सेल एग्रीमेंट उसने आपके नाम से किया हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी के मालिक अभी आप नहीं बने हैं, सिर्फ आपके नाम से एग्रीमेंट निष्पादित हुआ है और प्रॉपर्टी का मालिक वही है जिसने आपको सेल एग्रीमेंट किया है या जिसने प्रॉपर्टी बेचकर आपको रजिस्ट्री कराने का करार किया है। तो कई कंडीशन में सेलर उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच सकता है और अगर उसने ऐसा कर दिया है, अपनी प्रॉपर्टी को उसने किसी और को सेल करने का सोच लिया है या बेच दिया है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपके क्या राइट हैं, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों सेल एग्रीमेंट में एक स्पेशल क्लॉज लिखा जाता है, एक स्पेशल लाइन डाल देनी चाहिए और वो लाइन ये होती है कि अगर सेलर ने जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची है और उसने तय समय में अगर इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री उसके नाम से नहीं करवाई तो फिर इसकी रजिस्ट्री कोर्ट के माध्यम से करवाई जा सकेगी। इस बात पे दोनों सेलर और बायर सहमत होने चाहिए, तभी ये क्लॉज डाला जा सकता है। और अगर ये क्लॉज आप एग्रीमेंट में डाल देंगे तो फिर वो प्रॉपर्टी का सेलर अपनी प्रॉपर्टी को किसी अन्य को नहीं बेच सकेगा और उसको आपके नाम से उस प्रॉपर्टी का हस्तांतरण उसको करवाना पड़ेगा, उसकी सेल डीड उसको बनवानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको माननीय सिविल कोर्ट में एक बात दायर करना पड़ता है और अगर सेलर ने उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया है तो उसकी सेल डीड आपको उसमें शो करनी पड़ती है, उसके बारे में बताना पड़ता है कि इसने इस तारीख को मेरे नाम से एग्रीमेंट किया था और मुझसे एग्रीमेंट करने के बाद इसने फला व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। तो अगर आप ये अपने सेल एग्रीमेंट को साबित कर देते हैं, ये साबित कर देते हैं कि आपने उसको पेशगी अमाउंट दिया था और बाकी का अमाउंट देने के लिए आप एग्री थे लेकिन बेचने वाले ने रजिस्ट्री कराने में आनाकानी की,
तो अगर आप ये साबित कर देते हैं तो आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। माननीय न्यायालय हो सकता है कि उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे और सेलर को ये निर्देश दे कि वो आपके पक्ष में रजिस्ट्री को करवा दे। इसमें माननीय न्यायालय आपके पक्ष में स्टे भी दे सकता है और उस सेलर को ये निर्देश भी दे सकता है कि जब तक इस केस का निपटारा ना हो जाए तब तक ये यथास्थिति रहेगी और इस प्रॉपर्टी को सेलर किसी को भी सेल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कई कंडीशन में सेलर दबाव में आ जाता है और उसको लगता है कि उसने प्रॉपर्टी बेच भी नहीं पाएगा और अनावश्यक मुकदमे का भार उस पर पड़ने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में वो समझौते पे आ सकता है और उस कंडीशन में भी ये फैसला आपके फेवर में, यानी कि जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके पक्ष में जा सकता है। इसमें कई बार परचेजर के पक्ष में अगर माननीय न्यायालय फैसला दे भी दे और सेलर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए कोर्ट में ना आए तो माननीय न्यायालय और वो कोर्ट अपने मुलाजिम या अपने किसी कर्मचारी या रीडर के माध्यम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री खरीदने वाले के पक्ष में करवा सकता है। उसमें आपके कोर्ट फीस लगती है और कुछ प्रोसेसिंग फीस देने के बाद ये सब या मुकदमेबाजी का जो चक्कर है वो चलता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने मेरे एक अभिन्न मित्र जो कि एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो मेरे मित्र हैं और मुझे वो जानकारी दे देते हैं, तो उनसे पूछकर इस सब्जेक्ट को मैंने आपके सामने वीडियो के तौर पे पेश किया है। तो दोस्तों, कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज करने का किसी से एग्रीमेंट किया है, बेचान इकरारनामा निष्पादित किया है, उसको आपने पेशगी अमाउंट दिया है और समय और मियाद गुजरने के बाद वो व्यक्ति अगर आपके नाम से उस रजिस्ट्री को ट्रांसफ़र नहीं करवाता है या वो प्रॉपर्टी आपके नाम से डीड नहीं बनवाता है, सेल डीड निष्पादित नहीं करता है, तो आप माननीय न्यायालय में वाद दायर करके इस चीज़ को साबित करने के बाद अगर आप इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं तो माननीय न्यायालय आपके पक्ष में अपने रीडर के माध्यम से इसकी रजिस्ट्री करवा सकता है और इस प्रकार से आप उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके दोस्तों, किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बेहतर है कि विवाद को टाला जाए और आपसी समझौते और आपसी समझाइश के आधार पर किसी भी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से, अच्छे मन से खरीदा जाए, वही प्रॉपर्टी फलीभूत होती है। किसी भी मुकदमेबाजी, कोर्ट केस करने से और जबरदस्ती किसी से प्रॉपर्टी खरीदने से वो प्रॉपर्टी फिर रास नहीं आती। इसलिए मेरा कहना यही है कि जहाँ तक हो सके किसी भी विवादित प्रॉपर्टी में न पड़े, साफ सुथरी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें और कोई प्रॉपर्टी देने से मुकर जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आप किसी दूसरी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, किसी अन्य प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो, जानकारी भरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।